नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र एडवोकेट अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं विधिक जानकारी के नए नए वीडियो आपके समक्ष लाता रहता हूं ताकि आप अपना कानूनी ज्ञान बढ़ा सकें। साथियों, आज की विधिक जानकारी की श्रृंखला में हम डीवी एक्ट 2005 के बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। और हमारे ऐसे साथी लोग जो कि झूठे डीवी एक्ट से पीड़ित हैं, उनको ये जो मेरा आज का वीडियो है काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो साथियों, कृपया वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल इसको स्किप न करें, क्योंकि आपको इस वीडियो में अगर आप पूरा देखेंगे आपको पूरी जानकारी मिलेगी और मैं समझता हूँ कि उस जानकारी को आप प्रयोग में लाके अपने केस में ज़रूर फ़ायदा ले सकते हैं। साथियों, आप जैसा सभी लोग जानते हैं कि अधिकतर जो न्यायालय में है डीवी एक्ट के अंतर्गत बहुतायत में, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सभी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम झूठे केस दाखिल किए जाते हैं। सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, सबको पता है कि मामला कुछ और रहता है और कुछ मामला और फ्रेम करके घर के सदस्यों को और जो भी हैं घर में उनको सबको उसमें पूरा लपेट लिया जाता है और डीवी का वाद दाखिल कर दिया जाता है। साथियों, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सारे मुकदमे झूठे रहते हैं, लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि मैक्सिमम मुकदमे झूठे रहते हैं। मैं हमेशा ऐसी माताएं बहनें का साथ देने के लिए तैयार रहता हूँ कि जो सच में पीड़ित हैं और सच में उनके साथ कोई भी घरेलू हिंसा हुई है, और मैं उनकी मदद करता भी रहता हूँ। ऐसा नहीं कि एक वकील के नाते मैं मदद नहीं करूँ, मैं उनकी मदद करता रहता हूँ। लेकिन क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम रहता है कि मामले के जो तथ्य हैं वही बता देते हैं कि मामला फ्रेम्ड है या सच में हुआ है। तो साथियों, खैर हम उस टॉपिक पर नहीं जाते हैं, हम तो केवल उन पुलिस मित्रों के लिए ये बात कर रहे हैं हमारे कि जो झूठे मुकदमों से पीड़ित हैं और उनके ऊपर लंबा चौड़ा मुकदमा ये वाद है, ये डीवी एक्ट के अंतर्गत लाया गया है। तो उसमें होता क्या साथियों कि जब वाद लाया जाता है तो वाद में बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती हैं, जहाँ पे सब हमारे पति की आय अगर उनकी 50,000 है तो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, कोई उसका साक्ष्य नहीं दिया जाता, कुछ भी लिख दिया। हमारे ससुराल वालों के पास 2 मंजिला मकान है, 100 एकड़ खेती है और उनकी आय हर महीने की 3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, कुछ भी लिख दो। लिखने के लिए क्या है, वो ऐसा सब पूरा लिख के और फ्रेम करके झूठा सच्चा, और वो सारा का सारा जो है झूठ पर आधारित बढ़ा चढ़ा के और ये बात एक बना दिया जा सकता है। मेरे साथ ये हिंसा हुई, मेरे साथ वो हिंसा हुई, मेरे को जो भी उनका रहता है। और उसमें सबसे जो बढ़िया अच्छा सा जो मतलब एक आग लगाने वाला जो रोल रहता है वो जो प्रोडक्शन ऑफिसर रहता है उसका रहता है। मैं प्रोडक्शन ऑफिसर का नाम यहाँ पे इसलिए घसीट रहा हूँ कि प्रोडक्शन ऑफिसर जो कि नियुक्त किया गया है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया है, ना कि पुरुषों को पीड़ित करने के लिए। वो कभी भी अपने जब उसके समझ कोर्ट से आता है और उसकी जांच के लिए जो आता है, तो बस वो क्या करता है, उसको चाहिए कि मतलब जो पीड़ित हैं उसके भी बयान ले, उनकी भी उधर जांच करे, और जो प्रतिवादी है उस प्रतिवादी के यहाँ भी जाए, प्रतिवादी के बयान लेके और उसको मामले की तह तक जाने की कोशिश करे कि क्या इसमें सच्चाई क्या नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोटेक्शन अधिकारी महोदय बस महिला ने जो बयान लिख दिए वो बयान उनके बस उन्हीं बयानों को नोटिफाई करके और मुकदमा बना के और कोर्ट में मुकदमा कायम हो जाता है। अब उसका जो खामियाजा है वो हमारे पुरुष मित्रों को झेलना पड़ता है, क्योंकि उनके खिलाफ बेचारा झूठा है, कोई अपराध नहीं है, मामला कुछ और है विभिन्न कारणों से, और उसमें मुकदमा उनके ऊपर बना दिया गया। तो साथियों, ये आपने देखा होगा कि जब वाद में ये जब बढ़ा चढ़ा के और ये झूठी चीज़ें लिखी जाती हैं, फिर उसके एफिडेविट भी नीचे रहता है, शपथ पत्र। शपथ पत्र कोई ऐसा हंसी मजाक की चीज़ नहीं है कि ऐसे शपथ पत्र में कुछ भी लिख दिया और शपथ पत्र साइन कर दिया और विटनेस ने और नोटरी ने नोटराइज कर दिया, शपथ पत्र हो गया। शपथ पत्र बहुत एक महत्वपूर्ण दस्तावेज रहता है। शपथ पत्र के बारे में मैं आपको बताऊं कि आपको अगर ऐसा लगता है कि शपथ पत्र पे ये झूठा सच्चा लिखा गया है, तो जैसे ही आपके खिलाफ वाद आता है किसी कोर्ट में, तो हम लोग करते क्या, गलती ये कर देते हैं कि हम तुरंत उस दावे का प्रतिदावा बना के और जवाब फाइल कर देते हैं, क्योंकि कोर्ट का समन रहता है ना कि भैया आप इतने दिन के अंदर कोर्ट में आके मिलो आके और अपना जवाब दावा फाइल करिए और
नहीं तो आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाएगा, ये वो वगैरह सब दुनिया भर की उसमें चीज़ें रहती हैं। तो जो हमारे पुरुष मित्र हैं जो कि झूठे फंसे हुए हैं, वो बेचारे प्रदावा लगा देते जाके। लेकिन मैं यहाँ पे करता हूँ कि ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। आप तुरंत प्रदावा नहीं लगाएं, आप सबसे पहले उसकी सर्टिफाइड कापी निकलाएं बाद की, और सर्टिफाइड कापी निकलाने के बाद उसमें देखें कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें झूठी लिखी हैं, और आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि आपकी इनकम बढ़ा के लिखी है, आपके खिलाफ ये मारपीट लिखा है, ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है, न कोई साक्ष्य लगे हुए हैं, केवल एफिडेविट पर लिया है। तो मैं एफिडेविट क्या रहता है साथियों कि ये एक औपचारिक साक्ष्य इसको बोला गया है। एफिडेविट पे कोई चीज़ जब लिखी जाती है तो दिस इज ए औपचारिक फॉर्मल एविडेंस इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में औपचारिक साक्ष्य। औपचारिक साक्ष्य अगर आप देखेंगे तो फैमिली कोर्ट की जो सेक्शन 16 है, 16 है, उसमें भी डिफाइन किया गया है कि शपथ पत्र पर लिया गया कोई भी बयान वो औपचारिक साक्ष्य की कैटेगरी में आता है। और ये जो डीवी का मामला है ये फैमिली कोर्ट से भी गवर्न होता है, मतलब फैमिली कोर्ट इस पर एप्लीकेबल होता है डीवी के मुकदमे पर। तो अब उसमें क्या लिखा है, मैं उसको, मेरे पास अंग्रेजी वर्सन है, उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ कि एविडेंस ऑफ फॉर्मल कैरेक्टर ऑन एफिडेविट, उसमें ये लिखा है फैमिली कोर्ट में। इसका जो सेक्शन 16 है उसकी जो सब सेक्शन 2 मतलब पॉइंट नंबर 2 है उसको केवल पढ़ता हूँ। द फैमिली कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट and shall on the application of any of the parties to the suit or proceeding summon and examine any such person as to the fact contained in his affidavit। इसमें सीधा सा ये है कि आप एक एप्लीकेशन लगाइए कि भाई इस पे एफिडेविट पे जो ये चीज़ें लिखी गई हैं इनकी जांच कराई जाए। ये धारा ये बोलती है फैमिली कोर्ट की। और सेम यही चीज़ सीआरपीसी की धारा 296 में भी यही लिखा हुआ है, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 296 है। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें भी 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट अपने काम का नहीं है, उसमें केवल ये लिखा है कि इस टाइप का कोई जो ये औपचारिक साक्ष्य है वो शपथ पत्र द्वारा लिया जा सकता है ये। लेकिन इसका जो पॉइंट नंबर 2 है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर न्यायालय में पीड़ित या आरोपी में से कोई निवेदन करता है, मतलब पीड़ित करता है या मतलब पति की तरफ से अगर लगाया गया है, मतलब कुछ जवाब आया है वो झूठा है, तो पत्नी उसमें ये 296 का सहारा लेके उसके लिए प्रार्थना दे सकती है। और पत्नी ने अगर एफिडेविट झूठे लगाए हुए हैं तो पति ये सीआरपीसी की धारा 296 की एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट में। तो जैसे ही आपको ये सब लगता है पता कि भाई ये ऐसा ऐसा करके झूठा लिखा है, तो आप एक एप्लीकेशन बनाएं उसी कोर्ट में और लिखें न्यायालय को, और आवेदन में लिखें कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 296 की सब धारा 2 के अंतर्गत प्रार्थना, और उसमें ये लिखें कि भाई ये जो ये इन्होंने आरोप लगाए हुए हैं इसकी जांच की जाए। इसी जांच का पहले, इसके बाद फिर हम जवाब दावा देंगे। तो पहले जो इन्होंने इस पर एफिडेविट पर लिखा है, एफिडेविट औपचारिक साक्ष्य है, तो इसकी जांच की जाए। तो जैसे ही जांच होगी ना तो फिर उनको उसके प्रूफ देने पड़ेंगे कि भाई आपने लिखा है तो दो, ये कहाँ से आया आपके पास में। एफिडेविट का देने का मतलब यही है ना कि हम जो एफिडेविट दे रहे हैं उसकी हमें जानकारी हमें पता है। तो आप सोर्स बताओ ना, कहाँ से आपको पता है कि इनकी 3 लाख तनख्वाह है, या कहाँ से आपको पता है कि इनकी 500 एकड़ ज़मीन है, या कहाँ से आपको पता है कि, तो उसके लिए आप ये नोट कर ले, सीआरपीसी की धारा 296 का उपयोग करते हुए आप ज़रूर कोर्ट में एप्लीकेशन दें, आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा। ये हम लोग बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से केवल यही जानकारी देना चाहता था कि हमारे पास कानून में बहुत अधिकार दिए हुए हैं। अब उस अधिकार को कितना हम प्रयोग करते हैं, कितना नहीं करते हैं, या हम केवल जो ढर्रे पे नॉर्मल चल रहा है वो चलने देते हैं। आप अगर आप इस एप्लीकेशन को लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो रिजेक्ट करने के लिए फिर अपेक्स कोर्ट में भी तो अधिकार है। आप अपने कोई गलत नहीं कर रहे हैं, आप अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जो कानून है कानून की बात कर रहे हैं। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो और आपके मामले में कुछ ऐसा हुआ है तो आप इस धारा का प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। और साथियों, ये वीडियो जैसा कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि केवल कानूनी जानकारी के लिए है। आप अपने वकील साहब की ज़रूर राय ले लें जो इस वीडियो में मैंने बोला हुआ है, और इसके बाद एक्शन आप लें। और अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो इसके दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से संपर्क अपॉइंटमेंट लेके संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमें बहुत खुशी होगी और बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे वीडियो आप पसंद कर रहे हैं।
और साथियों अंत में मैं ये बोलूँगा कि शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा देंगे तो और ऑल पे सेट कर दें तो मेरे आने वाले वीडियो आपको बिल्कुल नवीनतम वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा मिलेंगे। तो साथियों मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी साथियों, और आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नए टॉपिक के साथ में हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।